नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डिजिटल मंच पर। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के में हिंदी विषय के अंतर्गत जो हिंदी व्याकरण का पाठ है अपना क्रिया व उसके भेद के अब आज हम आगे का बात करेंगे। आज आगे की बात ये करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था और जाना था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद क्या होते हैं और कितने प्रकार की क्रिया होती है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया यानी कि कार्य को करने की क्षमता, अर्थात जहाँ पर हमें किसका बोध हो, कार्य के होने का बोध होता है, वह क्रिया कहलाती है। क्रिया तो अब क्रिया के 3 भेद मतलब 3 भाग किए गए। कितने भाग किए गए? 3 भाग किए गए। पहला भाग कौन सा होता है? अपने कर्म के आधार पर। दूसरा था रचना या संरचना के आधार पर। तीसरा था अपने कौन सा? काल के आधार पर यानी कि समय के आधार पर। अर्थात इन तीनों के आधार पर जब हम क्या करते हैं, काम क्या बताता है? स्थिति के होने का बोध कराता है कि किस स्थिति में वो कार्य हो रहा है या किस स्थिति में कार्य आगे होगा। इसकी जानकारी हमें क्या कौन देती है और किस प्रकार देती है? क्रिया ही देती है। तो क्योंकि क्रिया ही क्या करती है? गुण और इनके बारे में, स्थिति के बारे में हमें बताती है। कल हमने कर्म के आधार वाला पाठ लिया था। कर्म के आधार के अंदर हमने किया था, कौन सा भाग किया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सकर्मक क्रिया का पाठ लिया था। 2 भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम आज आगे अध्ययन करते हैं सकर्मक में। देखिए, सकर्मक में हमने कल तक क्या कर लिया था? उसमें एक कर्म और द्विकर्मक वाला पाठ कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना क्या है, सकर्मक वाला ही कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया कल हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन एक बार पुनः कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से और याद हो जाए। सकर्मक क्रिया, देखिए किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया? हम सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? कर्म साथ में हो। क्या हो? कर्म साथ में हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम एक कर्मक और द्विकर्मक। हम देखते हैं, हमने इसमें देखा पाठ में कि कौन से 2 पाठ हो रहे हैं। पहला पाठ हो रहा है एक कर्मक। कौन सा हो रहा है? एक कर्मक। और दूसरा हो रहा है अपने क्या हो रहा है? द्विकर्मक। कौन सा हो रहा है? द्विकर्मक। अर्थात नाम से हम ये कहते हैं ना, नाम से व्यक्ति पहचाना जाता है, उसी प्रकार से ये क्रिया भी क्या हो रही है? अपने नाम के अनुरूप ही काम कर रही है। देखिए क्या कह रही है ये क्रिया, ये क्या कह रही है? एक कर्मक। दूसरी क्या कह रही है? द्विकर्मक। अब देखिए, एक का मतलब एक है, द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का अर्थ क्या होता है? 2। यानी कि जिस क्रिया के अंतर्गत एक कर्म हो, क्या हो? एक कर्म हो। यहाँ पर क्या होगा? एक कर्म, और इसमें क्या होगा? 2 कर्म उपस्थित होंगे। अर्थात क्या होगा? जिस क्रिया में 2 कर्म क्या हो? 2 कर्म उपस्थित हो। क्या हो? 2 कर्म उपस्थित हो तथा पहला कर्म क्या होता है? पहला कर्म गौण होता है। कैसा होता है? गौण होता है। तथा दूसरा कर्म जो कि क्रिया के नज़दीक होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, नज़दीक होता है, वह कर्म प्रधान होता है। वह कर्म प्रधान होता है। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी बात है जो हमें जानना आवश्यक है कि क्या होता है। देखिए, एक कर्मक में एक कर्म होता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि कौन सा कर्म है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्ता है, ये सब अपने आप में पता चल रहा है।
लेकिन जब बात आती है द्विकर्मक की, तो द्विकर्मक में हम पता कैसे लगाएं कि प्रधान कर्म कौन सा है और जो दूसरा अन्य सहायक कर्म कौन सा है। प्रधान का अर्थ हम कह सकते हैं मुख्य कर्म। क्या कह सकते हैं? मुख्य कर्म, यानी कि जिस पर क्रिया क्या होती है? पूर्ण रूप से आधारित होती है। तो इसमें पहला कर्म क्या होगा? गौण होगा। क्या होगा? गौण होगा, यानी छुपा हुआ होगा। उपस्थित तो है लेकिन उसके बिना, पहले वाले के बिना दूसरा काम नहीं करता है। तो द्विकर्मक, जिस क्रिया में दो कर्म उपस्थित हो, सबसे पहली बात क्लियर हो जाती है। पहला कर्म कैसा होता है? गौण होता है। दूसरा कर्म कैसा होता है? जो कि क्रिया के नज़दीक होता है, यानी कि जिस पर क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्या हो? क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वह कर्म ही क्या होता है? मुख्य होता है। वह कर्म ही क्या होता है? मुख्य होता है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में हम देखते हैं एक कर्मक का सबसे पहले वह फल खाता है। वह फल खाता है, ठीक है। वह घर जाकर खेलेगा, ठीक है, ये कर लेते हैं, खेलेगा। अब इसके अंतर्गत देखिए, ये वाला जो उदाहरण है अपना सबसे पहला वाला, वह क्या कह रहा है कि वह तो क्या हो गया? अपना कर्ता हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ये कर्ता है और ये कर्म है, और ये क्या है? अपनी क्रिया है। देखिए है जो आता है ना, आपके तरफ मैडम ये है कैसे आ रहा है, थे कैसा है, ये क्या बताता है? ये स्थिति बताता है। क्या बताता है? स्थिति बताता है कि जो कार्य है वो किस स्थिति में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है या अभी भी आगे भी चलेगा या कब तक चलेगा या हो चुका है, उसके बारे में ये है जो शब्द है या पीछे के जो शब्द आते हैं वो हमें स्थिति का ज्ञान कराते हैं। देखिए वह करता है, क्या है? वह करता है। घर जाकर क्या करेगा? खेलेगा। क्या करेगा? खेलेगा। तो पहले क्या होगा? अब क्रिया जो है इसमें क्या करेगी? पहले तो वो घर ही जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है दूसरा कर्म नज़दीक होता है क्रिया के। अब क्रिया में सबसे पहले नज़दीक कौन सा आ रहा है? कि घर जाएगा पहले तो, फिर वहाँ से जाकर के क्या करेगा? खेलेगा। तो अतः ये क्या है? दोनों कर्म हैं। क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर ये गा शब्द इसमें क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जाकर खेलेगा। तो अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक कर्मक में एक कर्म ही उपस्थित रहता है, द्विकर्मक में दो कर्म उपस्थित रहते हैं। ये तो बात आती है अपने सकर्मक क्रिया की। अब हम आगे की हम करेंगे इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए क्या होती है। अकर्मक क्रिया में जिस प्रकार सकर्मक में कर्म प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है, उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया में कर्म की उपस्थिति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कर्म की उपस्थिति नहीं होती है। वहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ेगा? कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, आपकी परिभाषा, यानी कि जहाँ पर कर्म उपस्थित ना हो, क्या ना हो? कर्म उपस्थित न हो तथा बल्कि क्रिया का सीधा प्रभाव, किसका प्रभाव? क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े। किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। देखिए जहाँ पर कर्म नहीं होगा तो फिर लास्ट में कौन सा बचता है? अपने कर्ता बचता है। कौन बचता है? कर्ता बचता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। अर्थात पूरी क्रिया किस पर निर्भर करेगी? कर्ता पर करेगी। अब इस अकर्मक में क्या एक बात और है कि इसमें ये बताया जाता है कि इसमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है।
ठीक है, ये बात इसकी आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने सकर्मक पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था, उसमें क्या क्यों कौन का आंसर हमें मिल जाता है। बच्चा खेल रहा है तो हम वापस पूछें उसको देख करके बच्चा क्या कर रहा है, तो क्या खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं जैसे कि सीता गाती है, सीता गाती है, ये अकर्मक है, यहाँ पर गाना शब्द नहीं आया है। सीता जाती है या रमा लिख देते हैं, रमा जाती है, कहाँ जाती है नहीं पता है, और गाने में भी क्या गाती है नहीं पता है। ठीक है, अब आगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, क्या लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ रहा है या किसी प्रकार का कोई और भी कॉमिक्स पढ़ रहा है, इसके बारे में कोई भी ज्ञात नहीं है। तो ये जो क्या है यहाँ पर ये लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर कि यहाँ पर किसका अभाव है, किसका अभाव है, कर्म का अभाव है। यहाँ पर क्या है, कर्म का अभाव है। तो यहाँ पर क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, क्रिया यहाँ पर जो है कर्ता पर निर्भर कर रही है। ये सब कुछ भार जो किस पे आ रहा है, कर्ता पर आ रहा है। अतः हमें ये बात समझ में आती है कि जहाँ पर कर्म उपस्थित न हो, क्या न हो, कर्म उपस्थित न हो, तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। और ये क्या होता है, इसमें सीधा सीधा बताया जाता है कि क्या हो रहा है, वह गाती है, वह जाती है, वह सोती है, कब सोती है, क्या करती है, इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अतः यहाँ पर क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होगी। तो ये हमारा क्या पाठ हो जाता है, अकर्मक क्रिया का पाठ हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा आधार क्या था अपने क्रिया का, दूसरा आधार था अपना रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। याद है ना आप लोगों को, या संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख देती हूँ आपके कंफ्यूज ना हो, ताकि कि अलग अलग पार्ट कैसे होता है। तो ये है संरचना के आधार पर पार्ट हुए थे इसके। अब इसका सबसे पहले यानी कि जब वाक्य में क्या की जाती है, किसी की रचना की जाती है, तो वह वाक्य में जब क्रिया होती है, उस क्रिया का कौन सा भाग निर्भर किया जाता है, किस पर होता है, उसके बारे में बताया जाता है। अर्थात इसमें आप ये देखिए, क्रिया शब्दों के प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करेगी। किसके ऊपर करेगी, शब्दों के प्रयोग के ऊपर निर्भर करेगी। तो चलिए लिख लेते हैं इसको अपन। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ क्रिया शब्दों के ऊपर निर्भर करे, शब्दों के ऊपर निर्भर करे, तब वहाँ क्रिया किसके ऊपर आधारित होगी, रचना के ऊपर आधारित होगी। तब वहाँ क्रिया रचना पर क्या होगी, रचना पर आधारित होगी। ठीक है, बात आई समझ में आप लोगों के, बिल्कुल सही। ठीक है, आधारित होगी, ये बात है इसकी। यानी कि रचना, जब हम क्या करते हैं, रचना में क्या होता है, वाक्य ही तो होते हैं, और वाक्य से पहले क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्द से पहले उससे क्या होता है, तोड़ते हैं, वर्ण होते हैं, है ना। तो वर्ण उसमें क्या होगा, शब्दों के ऊपर, किस पे होगी, शब्दों के ऊपर निर्भर करेगी, तभी तो वो किस पे होगी, रचना के आधार पर होगी। हमने रचना के आधार पर इसके 5 भेद पढ़े। कितने भेद लिखे थे कल, 5 भेद। तो सबसे पहला भेद अपन लिखते हैं इसमें, संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया, संयुक्त क्रिया। नंबर 1 पे सबसे पहले आ जाएगी आपके संयुक्त क्रिया।
इस क्रिया में हम पढ़ेंगे कि क्रिया कैसी होती है। तो संयुक्त क्रिया में हम देखेंगे कि जहाँ पर क्रिया एक से अधिक हो, क्या हो, एक से अधिक हो, तो वहाँ पर कैसी हो जाएगी क्रिया, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया हो तो वहाँ कैसी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, ये तो होती है संयुक्त क्रिया की परिभाषा, जिसके तहत हमने देखा कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वहाँ पर क्रिया एक से अधिक बार होगी, दो या दो से अधिक। कैसी, दो या दो से अधिक पे होगी तो कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। अब हम इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या देखते हैं, कुछ उदाहरण। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगी। उदाहरण में आप देखिए क्या कहता है, वह बाजार जाकर अपना काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या है, दो बार है। देखिए यहाँ पे एक क्रिया यहाँ पूरी हो जाती है, फिर यहाँ पर ये दूसरी वाली। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वह बाजार जाकर अपना काम करेगा। पहले कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, फिर अपना क्या करेगा, काम करेगा। अतः यहाँ पर जो ये जाकर और करेगा, ये जो दो शब्द लिखे हैं, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, शब्दों के आधार पर। क्या लिखा हुआ है, शब्दों के आधार पर इसमें क्रिया पर निश्चित किया जाएगा कि ये एक ऐसी क्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या है, जाकर, जाना और करना, ये दो प्रकार की, कौन सी, जाना और करना, ये दो प्रकार की क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये दो क्रियाएं क्या हो रही है, संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रही है। कैसी हो रही है, संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें संयुक्त का मतलब भी क्या होता है, जुड़ी हुई, एक से अधिक हो तो। ठीक है, दो या दो से अधिक हो तो इसमें क्या होती है, संयुक्त क्रिया। अब अगला देख लेते हैं अपन, नंबर 2 पे क्या आती है, नंबर 2 पे आती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी आ जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया के तहत क्या बताया जाता है, जिस क्रिया में किसी कार्य को प्रेरणा के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरणा के द्वारा किया जाए या करवाया जाए तो वहाँ कैसी क्रिया होगी, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्योंकि उस काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी की प्रेरणा ले रहे हैं या कोई हमें प्रेरणा दे रहा है। देखिए एक बार फिर से, जिस क्रिया में, यानी कि किसी काम को करने के लिए कोई हमें क्या करे, किसी के द्वारा हम प्रेरित हो, या तो क्या हो, प्रेरित हो। जैसे उसने ये अच्छा काम किया है, जैसे मान लीजिए आज उसके 99% बने हैं,
तो उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की होगी, तो हम भी क्या कहेंगे, मैं भी उसी की तरह से क्या करूँगा, मेहनत करूँगा, तो मैं भी इसी प्रकार से अंक को प्राप्त कर लूँगा। या करवाया जाए, यानी किसी बड़े के द्वारा या किसी कार्यालय के द्वारा किसी व्यक्ति के माध्यम से क्या किया जाए, करवाया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणा नाम से देखिए दिख रहा है, प्रेरणा यानी कि किसी के द्वारा या किसी के कारण हमें क्या होती है, एक भावना उत्पन्न होती है कि हमें ये कार्य करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इस प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, माता ने बालक से फल मंगवाए। क्या मंगवाए, फल मंगवाए। प्रधानाध्यापक ने चपरासी से विद्यालय के दरवाजे खुलवाए। ठीक है, विद्यालय के दरवाजे खुलवाए अध्यापक ने, ये होता है आपके। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप देखिए क्या हो रही है बात, यहाँ पर प्रेरणा, जैसा कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया लिखा हुआ है, तो हमें क्या हो रहा है, कोई भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो रही है, प्रेरणा दी जा रही है। क्या दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है। तो अब इसमें देखिए, एक माता क्या कर रही है, बालक को प्रेरणा दे रही है। क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही है, और क्या करवा रही है, अपना कार्य करवा रही है। बालक से क्या मंगवाए, फल मंगवा लिए। क्या मंगवाए, फल मंगवाए। तो अब यहाँ पर प्रेरणा देने वाली कौन है, माता है, और किसको दे रही है, एक बालक को दे रही है। तो काम किसके माध्यम से हो रहा है, एक माता के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, माता के द्वारा हो रहा है। वरना बालक तो क्या कर रहा था, या तो खेल रहा था या बैठा था, लेकिन माता के कहने पर, क्या, माता के कहने पर ही क्या कर रहा है, बालक कुछ कार्य यानी कि कोई क्रिया कर रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, प्रधानाध्यापक जी, यहाँ पर प्रधानाध्यापक जो कि एक चपरासी से क्या कर रहा है, चपरासी से क्या कह रहा है कि विद्यालय के दरवाजे खुलवा दिए, यानी कि ताला लगा हुआ था वो आने से पहले, चपरासी ने खोले उनके कहने पर। तो यानी कि चपरासी को प्रेरणा किससे मिली, प्रधानाध्यापक से। किससे मिली, प्रधानाध्यापक से। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया, तो अब ये सत्याग्रह जो है एक अकेले महात्मा गांधी जी से नहीं हो रहा है, उनको देख करके और अन्य लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। तो आप देखिए इसमें समझ में आया ना आपको कि जिस क्रिया में किसी कार्य को करने के लिए क्या हो, प्रेरणा ली गई हो, तो इसमें ये प्रेरणा के बारे में बताते हैं। अब अगला देख लेते हैं अपन, क्या आएगा, नाम धातु। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, आप देखिए, जहाँ क्रिया में संज्ञा सर्वनाम व विशेषण, क्या, व विशेषण के साथ प्रयुक्त होती है। ठीक है,
होती है वहाँ क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया होती है, ये इसकी परिभाषा है। अब आपको पता है नाम का मतलब ही क्या है? संज्ञा। नाम का मतलब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा यानी कि जैसे कि किसी भी प्रकार से लिखते हैं अपन, कर लिख देते हैं, ये कर है, ये सूख है ना। इस प्रकार से अगर हमने यहाँ पर पीछे कुछ ये जोड़ दिया, ये इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण के रूप में, तो क्या हो जाएगा? करना। क्या हो जाएगा? करना। और इसमें क्या हो जाएगा? सूखना। सूखना। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये किसके हैं? सर्वनाम और विशेषण संज्ञा के रूप में लिए गए हैं। जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में क्या हो? साथ में क्रिया प्रयुक्त होती है। साथ में क्या होती है? क्रिया होती है। तो वहाँ पर क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। एक बार फिर से देख लेते थोड़ा सा अपन कि इतना पढ़ा है तो थोड़ा मिस ना हो जाए कहीं। रचना के आधार पर आज हमने क्या देखा था? रचना के आधार पर देखा। जहाँ पर क्रिया किस पर आधारित हो? शब्दों पर आधारित हो, वहाँ पर क्रिया किस पर होगी? रचना के आधार पर होगी। और रचना के आधार पर कौन कौन से पार्ट है? 5 पार्ट है। लेकिन हमने कौन सा पढ़ा? सबसे पहले संयुक्त क्रिया पढ़ा है, यानी कि जहाँ पर क्रिया क्या हो? 2 या 2 से अधिक क्रिया पर आधारित हो तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया है। अब देखिए आगे हमने पढ़ा प्रेरणात्मक क्रिया। जब किसी कार्य को करने के लिए किसी की प्रेरणा या किसी के द्वारा कोई प्रेरणा दी जाती है तो वहाँ पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एक माता ने अपने बालक से कोई कार्य करवाया, प्रधानाध्यापक ने चपरासी से क्या? विद्यालय के दरवाजे खुलवाए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलवाया, तो उनको देख करके और भी लोगों ने वह कार्य किए। इसके पश्चात आप देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मैंने आपको बताया, यानी कि जहाँ पर संज्ञा हो, फिर संज्ञा के स्थान पर कार्य में आने वाले सर्वनाम, सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, इनका प्रयोग जब क्रिया के द्वारा यानी क्रिया के साथ में होता है तब वह क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। नाम और धातु के रूप में प्रयुक्त की जाती है। धातु समझ गए ना आप? क्रिया और जब वो मूल रूप होती है धातु का, उसी के रूप में बताया गया है। और ना प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाती है? क्रिया रूप धारण कर लेती है। इस तरह से आपने ये समझा कि प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया पूर्ण हुई आपकी। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया और एक जो है पूर्वकालिक क्रिया। इसी के साथ आप अपना टॉपिक ये समाप्त होता है आज का। धन्यवाद।